बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए, जैसा कि हम लोग भी पढ़ रहे थे इससे पहले 3 वर्ग ये चैप्टर था हमारा जिसे पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इसमें 8 वीडियोस देखे हैं। 8 वीडियो में लगभग हमें यह समझ में आ गया है, या मेरी अपेक्षा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना था हमको। कॉन्सेप्ट आपका लगभग क्लियर हो चुका होगा, और जो भी चीजें होंगी समस्या वाली, जो भी समझ में नहीं आ रही होंगी, तो उसके लिए जब आप वीडियोस को दोबारा रिवाइज करेंगे, एक बार फिर से जब देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि वीडियो से एक बार में पूरी तरह से समझ पाना इतना आसान नहीं है, और साथ में आप नोट्स भी बनाते जाते होंगे तो दिक्कत होती होगी। अगर आप इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और रिवीजन में आपको नोट्स भी नहीं लिखना होता है, सिर्फ ऐसे आपको वीडियोस देखना होता है, सुनना होता है, समझना होता है। ठीक है, तो 8 टॉपिक हमने इसमें जो थे उसको देखें। नवा टॉपिक हमारा है, ये अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है राजनैतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन की बात हो रही है। हमने इससे पहले देखा 3 वर्ग है। 3 वर्ग के बाद जब तापमान में वृद्धि होती है यूरोपियन कंट्रीज में, देन एक नया वर्ग उदित होता है जो होता है व्यापारी वर्ग, यानी चौथा वर्ग जो नगर में रहता है। तो इस तरह से हमने देखा कि संपूर्ण समाज वहां का 4 वर्गों में बटा है। सबसे पहला पादरी वर्ग, दूसरा शासक वर्ग, ठीक है, दूसरा लार्ड जो है वो, तीसरा कृषक, और चौथा जो है व्यापारी वर्ग। शासक तो ओवरऑल सबको कंट्रोल करता है, वो एक वर्ग नहीं है। कभी भी शासक जो है वो वर्ग नहीं हो सकता। वर्ग तो समाज के जो जिसमें सामान्य जनमानस को शामिल किया जाता हो या बहुसंख्य जनता हो, वो वर्ग होगा। वो तो कुछ गिने चुने 10-20 लोग होंगे शासक, सभी कंट्रीज के मिला के। तो यहाँ पर हम राजनीतिक परिवर्तन को देख रहे हैं कि कैसे पॉलिटिकल चेंजेस आए इन सभी व्यवस्थाओं के आने पर और इनके समाप्त हो जाने पर, यानी लंबे कालखंड में क्या क्या चेंजेस होते रहे, क्या क्या परिवर्तन वहां पर होते रहे। अब जब राजनीतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो सिंपल सा मैं बता दूं, जैसे इसको हम कैसे समझेंगे। मान लीजिए किसी देश में शासक था, वहां का एक राजा था, सारी व्यवस्था उस राजा के हिसाब से चलती थी, सभी नियम यही बनाता था, लागू करता था। एक दिन पूरी जनता उठी सुबह सोकर, उस दिन उसने मोबाइल नहीं चलाया, बल्कि उसने देश की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने के बारे में सोचा। कहा आज व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, आज फेसबुक नहीं चलाएंगे, आज इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, आज हम देश के बारे में सोचेंगे। देश की व्यवस्था जिसने हमको त्रस्त करके रखा है उसको बदलने का काम करेंगे। समझिएगा, आर्टिकल है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। व्हाट्सएप की बात नहीं की थी वहां पर, मतलब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, मोस्टली हम लोग करते हैं। देश में एक शासक था, शासक के बनाए सारे नियम चलते थे। ठीक, अगर इन नियमों को हटा दिया जाए तो नियमों को कैसे हटाया जा सकता है? जब शासक तैयार हो, ठीक, हमने क्या किया, शासक को ही हटा दिया, मारा पीटा, भगा दिया। इसके बाद हम ले आए चुनाव वाली व्यवस्था, जिसे कहते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑन द पीपुल। आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, छोटी क्लास में। ठीक, ले आए चुनाव वाली व्यवस्था, यानी लोकतंत्र ले आए। तो ये जो परिवर्तन हुआ, यह यहाँ का राजनीतिक परिवर्तन है। सिंपल सी बात समझ में आई। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजनीतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो उसका मतलब यही होगा कि जब शासन व्यवस्था में परिवर्तन आए, शासक में परिवर्तन आए, वह होता है हमारा राजनीतिक परिवर्तन। फिर सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? ठीक, जैसे समाज है, समाज के कुछ अपने नियम हैं, उन नियमों के सापेक्ष कुछ नए नियम बन जाएं और पुराने नियमों को यह कहकर मानने से बंद कर दिया जाए कि ये रेलिवेंट नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। तो ऐसे में क्या है, ये सामाजिक परिवर्तन है, सोशल रिफॉर्म जिसको कहते हैं। इसे कहते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म, इसको कहते हैं सोशल रिफॉर्म। ठीक,
ये पॉलिटिकल चेंजेस हो गए और ये सोशल चेंजेस हो गए, सामाजिक परिवर्तन हो गए। ठीक, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीतिक परिवर्तन। तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। सिंपल सी वही बात जो आपके मन में है कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे राजा आए और कैसे राजा समाप्त हुए, हटाए गए वहां से, इसी को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। या फिर राजाओं ने कौन सी नीतियां अपनाई, राजनीतिक नीतियां अपनाई जिसके द्वारा उन्होंने अपने आप को वहां पर स्थापित किया और दूसरे को वहां से समाप्त किया, हटाया। चलिए 15वीं व 16वीं शताब्दी में, 15वीं व 16वीं शताब्दी में 15 एंड 16 सेंचुरी, 15वीं और 16वीं शताब्दी, ध्यान दीजिएगा भारत की स्थिति क्या है। भारत में 15वीं 16वीं सदी यानी 1400 से लेकर 1600 के बीच की बात हो रही है। इस समय क्या था, इस समय दिल्ली सल्तनत समाप्त हो रहा है भारत में, जहां से 1526 में दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है और बाबर आ जाता है देश में, मुगल वंश की सत्ता स्थापित हो जाती है 14वीं शताब्दी में। यानी ये 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का जो काल रहा है, ये रहा है दिल्ली सल्तनत का काल। ठीक, जो इसके अंदर क्या है, 5 राजवंशों ने शासन किया। ये तो हम विश्व की स्थिति पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम अपने भारत के बारे में भी जान ले कि इस समय भारत में क्या चल रहा है। भारत में दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहला गुलाम, इसको खिलजी भी कहते हैं और खलजी भी कहते हैं, लेकिन वास्तविक नाम इसका खलजी मिला है। उसके बाद कहते हैं तुगलक, फिर सैयद और लोदी। मोहम्मद गौरी के बाद उसका उत्तराधिकारी व गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना और उसके द्वारा जो वंश स्थापित किया गया वह गुलाम वंश कहलाया। उसके बाद में खलजी, जलालुद्दीन खलजी के द्वारा, फिर तुगलक और फिर सैयद और फिर लोदी। इसी लोदी वंश के शासक थे अंतिम इब्राहिम लोदी, ठीक, जिनको 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने पराजित करके अपने वंश की स्थापना कर ली। वह बाबर जिसका फरगना से पलायन हुआ, भाग कर आया, जिसके पास कोई सहारा नहीं था, उसने क्षेत्रीय प्रदेशों को जीता, काबुल के आसपास के, और उसके बाद उसने कुछ कहा जाता है कि आमंत्रण था उसका, उसको आमंत्रित किया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी महत्वाकांक्षा थी। हालांकि यह विवाद का विषय है कि वो क्यों आया भारत, मतलब कैसे भारत की तरफ आकर्षित हुआ, लेकिन इतना स्पष्ट है कि वह भारत की धन संपदा और आर्थिक समृद्धि से भली भांति परिचित था और एक विस्थापित जीवन जीने वाले के लिए सबसे आवश्यक काम यही होता है कि कहीं स्थायित्व प्राप्त कर ले। तो उस स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, उस धन संपदा को प्राप्त करने के लिए वो भारत की तरफ आया। ठीक है, तो यानी कि हम भारत में क्या देख रहे हैं, ये मेडुअल काल चल रहा है, मध्यकाल चल रहा है, और उस समय यहाँ पर आधुनिकता का उदय हो गया था। यहाँ पर फैक्ट्रियां लगने लगी थी, छोटी छोटी उद्योग लगने लगे थे, मदिरा संपीड़न बन गए थे, पवन चक्की वगैरह आ गई थी। ठीक, जल शक्ति का प्रयोग होने लगा। भारत की व्यवस्था को यहाँ पर छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय शासकों ने इस कालखंड में, जो यूरोप के शासक थे, यूरोपीय शासकों ने अपनी सैन्य व वित्तीय शक्ति को बढ़ाया। ठीक, 15वीं 16वीं शताब्दी में वहां के जो शासक थे, अब पॉलिटिकल चेंजेस पढ़ना है तो शासकों के बारे में ही पढ़ना है, तो इन्होंने अपनी वित्तीय शक्ति
को बढ़ाया। इसी कारण इतिहासकार, इतिहास के निर्माता है, इतिहासकार इन्हें नए शासक के रूप में संबोधित करते हैं। इनको कहते हैं नया शासक वर्ग। नया शासक वर्ग इनको मानते हैं। इस समय अगर देखा जाए तो फ्रांस में लुई 11वां शासन कर रहा था। नया शासक संबोधित हुआ तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं। तो उस समय फ्रांस में लुई 11वां। फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया की बात की जाए अगर तो ऑस्ट्रिया जो कि काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। कभी भी राजनीतिक परिवर्तन या जो भी चेंजेस वहां पर हुए उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। छोटा सा देश था लेकिन सक्रिय था, छोटा बदमाश ऐसा देश था ऑस्ट्रिया। यहाँ का शासक उसमें मैक्सिमिलियन था। ठीक, देखिए ये 15वीं 16वीं शताब्दी के दौर में जो शक्तिशाली शासक हुए हैं जिनके कार्यों से ये लगता है कि सैन्य और वित्तीय शक्ति बढ़ाने का काम किया गया है, उनका नाम यहाँ पर लिखा जा रहा है। जरूरी नहीं कि ये समकालीन रहे हों, ये अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर हो सकते हैं, लेकिन काम इनका क्या था? एक विचारधारा, सैन्य शक्ति और वित्तीय शक्ति को बढ़ाने का काम। ठीक, ऑस्ट्रिया का मैक्सिमिलियन है और इंग्लैंड में हेनरी सप्तम। हेनरी सप्तम। ठीक, स्पेन में इसाबेला हुआ फर्डिनेंड। ठीक, ये निरंकुश शासक था। आधुनिक राजनीतिक परिवर्तन के परिदृश्य में हम जब देखते हैं तो पाते हैं ये सभी शासक हुए हैं जो सामान्यतः निरंकुशता की ओर जाते हैं, निरंकुश शासन के रूप में जाने जाते हैं। देखिए ये जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस में और ये इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता, बस एक सरफेस पे समझ आ जानी चाहिए आपको, क्योंकि बाद में जब हम पहुंचते हैं तो ये समझना जो फ्रांस की क्रांति है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आप पहले पढ़ के आए हैं, उसकी जो पृष्ठभूमि बनके तैयार होती है वो यही राजनीतिक परिवर्तनों के धीरे धीरे होते 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 जाके आगे परिणित होती है वो फ्रांसीसी क्रांति के रूप में। इन सभी शासकों ने क्या किया, उनके कामों को देख लेते हैं। अस्थाई सेना, इससे पहले अस्थाई सेना नहीं होती थी। लार्ड जो होते थे, मैंने पहले बताया कि लार्ड को सैनिक रखने का अधिकार था, वो सेना रखते थे और जब आवश्यकता पड़ती थी शासक की तो उन सैनिकों को भेजते थे और वो जाकर राजा के लिए लड़ाई लड़ते थे, ये होता था। तो इनके पास और शासकों के पास क्या हो रहा है, अस्थाई सेना रख रहे हैं। फिर नौकरशाह। ठीक, नौकरशाह का मतलब अब ये ऐसा समूह अपने साथ तैयार कर रहे हैं जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं की देखभाल। नौकरशाह का मतलब होता है प्रशासनिक कार्यों में मदद करने वाला या फिर प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाला। तो अब एक नौकरशाह वर्ग तैयार हो रहा है जो प्रशासनिक व्यवस्था को देखता है और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित की। राष्ट्रीय कर प्रणाली से मतलब यह है कि किसी क्षेत्र में थोड़ा, किसी में ज्यादा, किसी से कुछ नहीं, ऐसा था। अब क्या हो रहा है, संपूर्ण देश जो है उससे टैक्स आना ही आना है और जो भी व्यक्ति होगा उसको टैक्स देना पड़ेगा अगर वो लैंड होल्डर है तो। ठीक, ये व्यवस्था आ रही है। राजाओं के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन ये सारे हैं। इसके बाद स्पेन और पुर्तगाल में, यहाँ पर कुछ ऐसे भी देश थे, स्पेन और पुर्तगाल, यहाँ तक तो हो गई बात। परिवर्तन किया, आर्थिक गतिविधियों में जो है तरक्की हो रही है, नौकरशाही व्यवस्था आ रही है और साथ ही साथ सैन्य व्यवस्था, यानी कि कुल मिलाकर
ओवरऑल इनका ऐसा सिस्टम बन रहा है कि एक विकसित स्वरूप देश का तैयार हो। और उसके तैयार होने के बाद स्पेन व पुर्तगाल ये दो ऐसे देश हुए थे जिन्होंने यूरोप के बाहर यानी समुद्र पार विस्तार की नीति अपनाई। ठीक, स्पेन और पुर्तगाल जो है इन्होंने समुद्र पार विस्तार की नीति अपनाई और इसी नीति का परिणाम था कि 1492 और 1498 अमेरिका और भारत इन दोनों देशों के लिए इसकी खोज की गई थी और इसके लिए मार्ग खोजा गया था। जब भी आपको बताया जाता है तो भारत की खोज कब की गई, भारत की खोज कभी नहीं की गई। भारत हमेशा से था, सबकी जान पहचान में था, सबकी नजर में था, सबके संपर्क में था। खोजा उसे जाता है जो खो गया हो, ये खोया हुआ देश नहीं था। ना ऐसा था कि इसके बारे में कोई जानता नहीं था। हुआ क्या था कि जब कुस्तुनतुनिया एक ऐसा क्षेत्र था जो यूरोप और एशिया इन दोनों महाद्वीपों को जोड़ने का काम करता था। यहीं से मार्ग जाता था, तो वहां पर यूरोप के व्यापारी आते थे सामान खरीदने और भारत के जाते थे बेचने। भारत और यूरोप के लोगों के मिलने का स्थान यही था। लेकिन इस पर इस्लामिक विस्तार, आप लोगों ने पहले पढ़ा, इस्लामिक विस्तार जब होने लगा, इस्लाम शासकों का विस्तार होने लगा, तो इस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद 1453 की बात है, कब्जा करने के बाद असुविधा हुई, दिक्कतें हुई और इसके लिए स्पेन व पुर्तगाल जैसे देशों ने समुद्री यात्राएं आरंभ की, नए मार्ग की खोज की ताकि हम एशिया से संपर्क पुनः स्थापित कर सके, भारत से पुनः संपर्क स्थापित करें। इसके परिणाम स्वरूप 1498 में वास्को डी गामा भारत तक पहुंचा। ठीक, ये रहा है इनका इतिहास। भारत खोया कभी नहीं था। तो क्या हो रहा है, आर्थिक समृद्धि और सैनिक शक्तियां जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे इनके एडवेंचर्स का जो शौक है वो बढ़ता जा रहा है। एडवेंचर्स कर रहे हैं, ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो है चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और समुद्री यात्राओं को करके विभिन्न द्वीपों देशों की खोज करते हैं और नए नए मार्गों का जो है खाका खींचते हैं, नए नए मार्ग तैयार करने का काम करते हैं। 12वीं और 13वीं सदी में हुए सामाजिक व राजनैतिक 12वीं और 13वीं सदी, ये 16वीं शताब्दी की बात हम पढ़ रहे थे, लेकिन इससे पहले 12वीं और 13वीं शताब्दी में जो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए थे, उन परिवर्तनों ने राजतंत्र की सफलता का जो मार्ग था वो प्रशस्त कर दिया। इस परिवर्तनों ने राजतंत्र की सफलता का मार्ग खोला। राजतंत्र सफलता का मार्ग इन्होंने खोला, जो यहाँ से परिवर्तन शुरू हुए थे। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा 2 बार देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक, इस समय हुआ क्या था उसको देख लेते हैं। क्या परिवर्तन हुए थे? तो सामाजिक परिवर्तन थे कि वर्ग संघर्ष आरंभ हो गया था। जिस तरह से शुरू में लोग सारी चीजों को एक्सेप्ट करते आ रहे थे कि अरे हम दीन हैं, हीन हैं, गरीब हैं, कृषक हैं, पादरी जो कह रहे हैं वही सही कह रहे हैं, वो स्थिति अब बदल चुकी थी लगभग। अब क्या हो रहा था, वर्ग संघर्ष की स्थिति आ गई थी, इनसे इनका विवाद आरंभ हो गया था। दूसरा क्या हुआ था कि जो जमींदारी व्यवस्था थी, ठीक, वैसलेज प्रणाली जिसको कहते हैं, वैसलेज प्रणाली और जो सामंतशाही यानी लॉर्डशिप थी, वो दोनों का विलय हो गया था। पहले होते थे जमींदार और होते थे लॉर्ड, ठीक, अब दोनों का विलय हो गया। अब क्या हो गए, सामंत ये हो गए, और ये हो गए थे शासक के अधीन व विश्वास पात्र। पहले भी क्या होते थे, ये होते थे पैतृक राजा, जमींदार के पिताजी जमींदार थे तो उनका पुत्र जमींदार, फिर उनका पुत्र जमींदार। तो ऐसे में शासक इन पर नियंत्रण थोड़ा सा कम कर पाता था, क्योंकि शासक तो उन्होंने बनाया नहीं जमींदार, ये तो जमजात है। लॉर्ड भी पैदाइशी है, खानदानी है, तो उनमें भी शासक का हस्तक्षेप नहीं। अब क्या हुआ, जब दोनों का विलय होकर सामंत आ गया, और सामंत कौन निर्धारित करता था कि कौन सामंत बनेगा? सामंत की नियुक्ति या निर्धारण होता था राजा के द्वारा।
ऐसे में वो राजा का कृपा पात्र है, राजा के द्वारा बनाया गया है, तो राजा के लिए जो है समर्पित होगा, डिवोटेड होगा। तो ऐसे में अब क्या हो रहा है, फिर एक ऐसा दौर आया कि राजा की शक्ति धीरे धीरे बढ़ी। अच्छा, इन्हीं सभी कारणों की वजह से आगे चलकर हम देखते हैं कि राजा बहुत सारे निरंकुश हो गए, जनता पर अत्याचार आरंभ कर दिया, उनका शोषण आरंभ कर दिया और जनता ने क्रांति का मार्ग अपनाया। ठीक, अच्छा जी, ये विलय था और विलय के बाद जो सामंत आए थे, तो ऐसे लग रहा है कि इतना आसान है, इतना आसान नहीं था। मैं बता दूं आपको, इसके लिए कई बड़े बड़े विद्रोह हो गए शासक के खिलाफ। जैसे फरमान जारी हुआ कि आज से जमींदार कोई भी जमींदार नहीं रहेगा, कोई भी लार्ड नहीं रहेगा, अब उन सारी की संपत्ति को एक किया जाएगा और करने के बाद सामंत की नियुक्ति कर दी जाएगी उसके हिसाब से। अब जमींदार जो था, जो लोगों को जमीन देता था, अब वो खुद दूसरे से जमीन पाएगा खेती करने के लिए। मुश्किल बात है, दुख भरे दिन होंगे। तो इसके कारण जो है इस व्यवस्था को जब अपनाया गया राजाओं के द्वारा, शासकों के द्वारा, कई विद्रोह हुए। जैसे विद्रोह का टाइम देख लीजिए, 1497 ईस्वी में हुआ। उसके बाद 1536, 1547, 36, 1547, 1553, ये कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हुए राजाओं के खिलाफ, लेकिन इसका दमन कर दिया गया। दमन कर दिया गया। कैसे दमन कर दिया? क्योंकि इन्होंने स्थायी सेना की व्यवस्था पहले से कर दी थी, लार्ड की सेना पर डिपेंड नहीं थे। इन्होंने पहले प्री प्लान सारा काम किया, पहले इनकी सेना को समाप्त करके अपनी एक स्थायी सेना बना ली कि कल को जब विद्रोह की स्थिति आए, हम इनको समाप्त करें लार्ड्स को, तो वो उनकी सेना हमारे खिलाफ विद्रोह न कर दे, हमको न मार डाले। इसके लिए पहले ही एक स्थायी और बढ़िया सेना तैयार कर ली, राष्ट्रीयकरण प्रणाली लगाकर ढेर सारा धन इकट्ठा कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ, जिसका फल ये निकल कर आया कि यह जिस क्षेत्र में काम करना चाहते थे उसमें सफल हुए, सामंतवादी व्यवस्था को इन्होंने अपनाया। ठीक, नई व्यवस्था जो आई, उस नई व्यवस्था में भी सिंपल सी बात है, कृषकों का शोषण पहले भी हो रहा था, तब भी होता रहा। 1614 में लुई 13वां, लुई 13वां शासक बना। शासक बनने के बाद उसने जो स्टेटस जनरल थी, मैंने पहले भी बताया इससे पहले की क्लासेस में कि स्टेटस जनरल एक ऐसी सभा होती थी जो परामर्श देती थी, परामर्श दात्री सभा थी, राजा को परामर्श देती थी, विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी कि किसको किस चीज की आवश्यकता है, किसके साथ कैसी रियायत बरतनी चाहिए। ये काम का बताने का जो काम था वो स्टेटस जनरल का था, जिसका अधिवेशन इनके लुई 16वां के शासनकाल में आयोजित किया गया। उसके बाद 200 वर्षों तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ, यानी कि किसी भी जनता या जन माध्यम से कोई ऐसा स्रोत नहीं था, ना स्रोत बनाने की कोशिश की गई शासक के द्वारा जिससे वह जनता की भलाई के लिए कार्य कर सके। यानी कि पूरी तरह से निरंकुश तथा कर्तव्य विमुख शासक इस दौर में रहे। 1789, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, फ्रांस की क्रांति होती है, और सभा को बुलाया गया है 200 वर्षों के बाद पुनः 1789 ईस्वी में ये स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया गया। इसी अधिवेशन के बाद विद्रोह की स्थिति बनी और विद्रोह के बाद फ्रांस व इंग्लैंड दोनों अपने अपने अलग दो रास्तों पर निकल लिए, और दोनों पहले तो संयुक्त रूप से सारी व्यवस्था चल रही थी, लेकिन अब यहीं से इन दोनों का अपना अलग अलग इतिहास बन गया। यहीं से इनकी व्यवस्था बदल गई, ये लोकतंत्र की तरफ चले गए और ये राजशाही की तरफ चले। ठीक, यहाँ पर जनता का शासन हो गया और यहाँ पर वो बाद में व्यवस्थाएं बदली। इसमें भी बहुत सारे जो है कंट्राडिक्शंस आते हैं, वो चीजें हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। नेपोलियन वगैरह सारी चीजें पढ़ेंगे, तो वो देखा हम लोगों ने, नेपोलियन को पढ़ा है पीछे, तो थोड़ा सा उसका एक आइडिया है, हम लोगों को आइडिया होगा भी, और कुछ चीजें हम लोग खुद से भी देखेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ ये सारे चेंजेस होते 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 स्थिति यहाँ तक पहुंची
फ्रांस और इंग्लैंड जो वहां के दो मुखिया माने जाते थे, दो अग्रणी देश माने जाते थे, वो दोनों यही 1789 के बाद से अपना अपना मार्ग पकड़ लेते हैं और अपने अपने इतिहास को के निर्माण में लग जाते हैं तरक्की के साथ। यही सारी व्यवस्थाएं हैं इनके राजनीतिक परिवर्तन की, और इससे ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। बस इतना समझने की आवश्यकता है कि राजनीतिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जो विभिन्न देश एक दूसरे से जुड़कर चल रहे थे, एक यूरोप महाद्वीप था, वह विभाजित होकर देशों में हो गया और अब देशों का अपना व्यक्तिगत इतिहास वहां से हो गया। वहीं से हम अलग अलग हिस्ट्री, अलग अलग कंट्रीज पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उससे पहले का इतिहास अगर हमको समझना है तो ज्वाइंट रूप से हम 3 वर्गों का अध्ययन शुरू करेंगे और उसी में हम प्रत्येक देश की स्थिति को धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब 1789 फ्रांस की क्रांति हो जाती है, उस क्रांति के बाद से लगभग सारे देश अपनी अपनी व्यवस्थाओं को अलग तरीके से संचालित करना आरंभ कर देते हैं। कुछ भय में सुधार कर लेते हैं और कुछ में जनता विद्रोह कराकर सुधार कर देती है। एक लंबे समय से जो शोषण का कार्यक्रम चल रहा था वो यहाँ से लगभग धीरे धीरे खत्म होने की स्थिति में आ जाता है, समाप्त होने लगता है और फिर यहीं से आरंभ होता है मानव के अधिकारों का कालखंड। ऐसे कालखंड का श्री गणेश हो जाता है जहाँ पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में सोचा जाता है। यहाँ पर साहित्यिक विकास की बात होती है, राजनीतिक विकास की बात होती है, साहित्य के क्षेत्र में होता है, तरक्की होती है। ये सारे डेवलपमेंट यहीं से आरंभ हो जाते हैं। तो आप लोग इसको समझिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।